हाय एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर, ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना और सारे एमसीक्यूज आज ही लर्न करके जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पशुधन की तुलना में किसका महत्व बढ़ा? उत्तर वैदिक काल को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है और अर्ली वैदिक पीरियड में पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुधन की तुलना में किसने महत्व बढ़ा दिया था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन डी उद्योग या ऑप्शन डी शिल्प। अब देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते चलना है। लास्ट में आपने कितने ऑप्शन, कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए ये जरूर बताइएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कृषि। उत्तर वैदिक काल में पशुधन की तुलना में कृषि का महत्व बहुत बढ़ गया था, यानी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी गौतम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में बलि क्या थी? उत्तर वैदिक काल में बलि यानी एक शब्द जो था वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बलि का क्या मतलब था? ऑप्शन ए एक प्रकार का यज्ञ, ऑप्शन बी राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट, ऑप्शन सी एक अनिवार्य कर या ऑप्शन डी पशु बलि। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि बलि एक तरह का टैक्स था जो कि अनिवार्य था, एक प्रकार का कर था, यानी टैक्स जो राजा को देना पड़ता था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उत्तर वैदिक काल में बलि एक अनिवार्य कर यानी टैक्स था। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मुंडक उपनिषद अर्थवेद के संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? उत्तर वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए राजन, ऑप्शन बी विशपति, ऑप्शन सी ग्रामणी, ऑप्शन डी पुरोहित। तो ग्राम शब्द से मिलता जुलता कौन है? ग्रामणी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख जो है वो ग्रामणी होता था, यानी जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे हम क्या बोलते थे? ग्रामणी बोलते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। षड दर्शन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? षड दर्शन की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में या ऑप्शन डी गुप्त काल में। तो षड प्रदर्शन या फिर षड दर्शन जो है वो एक उत्पत्ति थी जो कि उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। षड दर्शन की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी गुण या ऑप्शन डी शिक्षा। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पे होती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था।
आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करना, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान करना, या ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्त करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है उसे व्यवस्थित तरीके से 4 व्यवस्थाओं में बांटा जाएगा। तो आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करना था। उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर पुनर्जन्म सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट से उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था वो हमें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर सबसे पहले उल्लेख उसका मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो कर्म का जो सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो किसमें मिलता है? ऑप्शन सी यानी उपनिषद के अंदर हमें कर्म का सिद्धांत जो है वो लिखा मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उत्तर वैदिक काल में राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में जो राजस्व यज्ञ होता था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजा के अभिषेक के समय शक्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन, ऑप्शन बी साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन सी संतान प्राप्ति, या ऑप्शन डी शांति स्थापित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्योंकि राजस्व यज्ञ का जो उद्देश्य था वो राजा के अभिषेक के समय जो उनका शक्ति है और ऐश्वर्य जो है वो प्रदर्शन करना होता था। तो राजस्व यज्ञ ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राजा के अभिषेक के समय जो शक्ति और ऐश्वर्य का जो प्रदर्शन है वो मुख्य उद्देश्य होता था उस यज्ञ का। शूद्रों को किस प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था? शूद्रों को किस प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था? ऑप्शन ए उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी वेदों का अध्ययन, ऑप्शन सी यज्ञ में भाग लेना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए शूद्रों को इन सभी यानी उपनयन संस्कार के अंदर से वंचित रखा गया, वेदों का अध्ययन करने से वंचित रखा गया और यज्ञ में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी अर्णयक, या ऑप्शन डी वेदांत। तो उपनिषद को वेदांत नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में विष्टि क्या थी? उत्तर वैदिक काल में जो विष्टि शब्द का प्रयोग होता था उसका क्या मतलब होता था? ऑप्शन ए एक प्रकार का कर, ऑप्शन बी बेगार यानी जो फोर्स लेबर होते थे उन्हें विष्टि कहा जाता था, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, या ऑप्शन डी एक प्रकार का अनाज जिसे विष्टि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यानी जो एक बेगार जिसे फोर्स लेबर कहा जाता था यानी जिसे कार्य करने के लिए फोर्स किया जाता था उन लोगों के लिए विष्टि शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो बेगार के लिए विष्टि शब्द उत्तर वैदिक काल में उपयोग होता था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अर्थवेद में कितने सूक्त हैं? अर्थवेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1028,
ऑप्शन बी 731, ऑप्शन सी 1810 या ऑप्शन डी 1980। तो टोटल अर्थवेद में 731 सूक्त है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 731 यानी 731 टोटल सूक्त अर्थवेद में है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का स्वरूप कैसे हो गया था? उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति का स्वरूप कैसा हो गया था? ऑप्शन ए अधिक शक्तिशाली, ऑप्शन बी नाम मात्र की संस्थाएं, ऑप्शन सी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी या ऑप्शन डी राजा के नियंत्रण से बाहर। तो यहाँ पर ये जो संस्थाएं थी या फिर ये जो स्वरूप थे वो सिर्फ नाम मात्र रह चुके थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी नाम मात्र संस्थाएं थी। सामवेद में प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? सामवेद में प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? ऑप्शन ए केन और छांदोग्य, ऑप्शन बी ईश और तैत्तिरीय, ऑप्शन सी कंठ और मुंडक या ऑप्शन डी प्रश्न और मांडुक्य। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सामवेद के प्रमुख उपनिषद केन और छांदोग्य हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी? उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी वाणिज्यिक या ऑप्शन डी औद्योगिक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रामीण तरह की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी थी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी जैमिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा, कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर दिशा के साम्राज्य थे उनमें जो राजा थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था या फिर उन्हें कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी विराट या ऑप्शन डी स्वराट। तो जो उत्तर दिशा के राजा थे उन्हें विराट कह के पुकारा जाता था, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी जैमिनी। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। उत्तर वैदिक काल में अतिथि सत्कार को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में अतिथि सत्कार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी पंच महायज्ञ, ऑप्शन सी बलि या ऑप्शन डी दान। तो अतिथि सत्कार को पंच महायज्ञ कहा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल में अतिथि का सत्कार करना पंच महायज्ञ के बराबर माना जाता था। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई फसलें उगाना शुरू किया था? उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई फसलें उगाना शुरू किया गया था? ऑप्शन ए केवल चावल, ऑप्शन बी केवल गेहूं, ऑप्शन सी दालें और सब्जियां या ऑप्शन डी कपास। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में नई फसलें दालें और सब्जियों को भी उगाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है?
उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी दार्शनिक चिंतन और ब्रह्म ज्ञान, या ऑप्शन डी सामाजिक नियम। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा, दार्शनिक चिंतन और ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु होती थी। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपकी आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सभी ने कितने ऑप्शन के आंसर्स राइट दिए ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट के लिए हमारे एग्जाम क्वेश्चन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।